हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेनमन फिजिक्स क्लासेस। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा था कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर से। तो हमारा जो क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा है? वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट अब हमारे सिलेबस में है तो इस चैप्टर को पढ़ना है। और इस चैप्टर में हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्यों पढ़े, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स हम लोग को क्या क्या सिखा सकता है, फिजिक्स कैसे अदर चीजों से रिलेटेड है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में उठता है वो ये उठता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोर्ड के देख पा रहे होंगे कि आज के लेक्चर में जितनी चीजें हम लोग जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, उसके बाद फिजिक्स का स्कोप क्या है, यानी फिजिक्स कैसे कैसे फैला हुआ है, ठीक ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, उनकी वैलिडिटी, उनका यूनिफिकेशन। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, मतलब फिजिक्स कैसे दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक ना। और उसके बाद इस चैप्टर में एक चीज और रह जाती है, वो है फंडामेंटल फोर्सेस। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का शुरू करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो ये पूछा जाता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत ढेर सारे डेफिनेशन है। किताब में जाओगे, 4 किताब पढ़ोगे, 4 अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे। इंटरनेट पे जाओगे तो अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, अपने टीचर से पूछोगे तो अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे। बट उन सभी डेफिनेशन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिखाई पड़ेगी। सभी लोग अधिकतर जगहों पे आपको जितने डेफिनेशन मिलेंगे उसमें यही बताया जाएगा कि फिजिक्स एक ऐसा साइंस का हिस्सा है जहाँ पे हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं, या फिर नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जो नेचुरल फिनोमेना ऑकर कर रही हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग किताबी भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि फिजिक्स इज अ स्टडी, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ natural world which deals with concepts like mass, time, length, force, एनर्जी एक्सेट्रा, ढेर सारी चीजें। एक तो ये किताबों में डेफिनेशन आपको मिलेगी। कुछ किताबों में इसको कुछ ऐसा सा डिफाइन करा गया है कि फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द फिजिकल रियलिटी, वर्ड पे जरा जोड़ दीजिएगा, फिजिकल रियलिटी। अभी आगे हम बताएंगे कि फिजिकल रियलिटी से हम लोग कैसे फिजिक्स को जोड़ते हैं, कैसे ये हम लोग को फिजिकल रियलिटी होती क्या है, पहले हम लोग ये जोड़ेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे फिजिक्स हमारे सराउंडिंग्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे किसी फिजिकल रियलिटी से फिजिक्स कनेक्टेड है। फिर एक इसकी और बड़ी अच्छी डेफिनेशन हमको मिली थी, वो कुछ ऐसी डेफिनेशन थी कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक, बहुत छोटा मतलब एकदम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वार्क्स तक हम लोग जा सकते हैं। और बहुत बड़ा जो कह रहा हूँ वो हमारा यूनिवर्स, सबसे बड़ा हमको जहां तक आज तक पता है वो हम लोग का सबसे बड़ा जो हम लोग सोच सकते हैं वो यूनिवर्स का सोच सकते हैं। तो वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी चीजों के बारे में, या फिर बहुत छोटी चीजों के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर समझने की कोशिश करें फिजिक्स को एग्जांपल्स के बेसिस पे, तो आपको कई ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे कि फिजिक्स कैसे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वाली चीज, नेचुरल वर्ल्ड। देखो तो ये जो लिखा हुआ है नेचुरल वर्ल्ड, इसको भी जरा हाईलाइट करना, जैसे यहाँ पे करा था। तो नेचुरल वर्ल्ड से हम लोग क्या समझते हैं? तो फिजिक्स में आपको जैसे कि अगर हम लोग नेचुरल वर्ल्ड की बात करें, जैसे पेड़ पर से फल का गिरना या पत्तों का गिरना, मेरा बोल पाना, आपका सुन पाना,
या फिर मेरा चल पाना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये नेचर में आमतौर पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग ना फिजिक्स के लॉ से बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि पेड़ पर से फल का गिरना या पत्तियों का गिरना, इसमें भी फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है इसमें, तो आगे क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ग्रेविटेशन। क्या पढ़ाया जाता है, ग्रेविटेशन। तो जैसे फल था, पेड़ पे लगा हुआ था, जब फल पक गया तो वो फल टूटा। टूटा क्यों, क्योंकि उसे एक फोर्स था। कैसा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो टूटा और नीचे आकर के गिर गया। तो गिरने के पीछे फिजिक्स क्या, कौन सी फिजिक्स, ये ग्रेविटेशन वाली फिजिक्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे चलने में भी फिजिक्स का काम है। क्यों हम लोग चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग चल पा रहे हैं। फिर आपको और अगर एग्जांपल्स, अगर रियल लाइफ अगर एग्जांपल लेना चाह रहे हो, तो जैसे कि मान लो कहीं तुम खाने गए कुछ, ठीक ना, और जैसे मान लो पिज्जा खाने गए, ठीक ना। तो पिज्जा खाने गए, पिज्जा ऑर्डर करा और पिज्जा को तुम्हें पिज्जा मिला, तुमने एक स्लाइस उठाया और पिज्जा को बाइट करा, मतलब पिज्जा तुमने खाया। जब तुमने पिज्जा खाया तो तुमने उस पिज्जा खाने में भी तुम्हारा फिजिक्स लगता है। और जब पिज्जा खाते हो तो तुमने देख रखा होगा फिजिक्स कौन सी लगती है, पहले ये देखो पिज्जा खाने में फिजिक्स कौन सी है, खाने में भी फिजिक्स है यार, देखो। तो फिजिक्स कौन सी लगी कि हमने उस पर प्रेशर अप्लाई करा, ठीक ना। प्रेशर अप्लाई करा तो उसके बाद एक और चीज, पिज्जा वाला ही एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अदर चीजें जो हम लोग खाते हैं वो आराम से टूट जाती है, ठीक ना, वो हमारे हम आराम से काट पाते हैं। बट फिर पिज्जा वाले में एक और चीज ऐड हो जाती है। होता है क्या, पिज्जा जब कभी भी तुम खा रहे होगे तो पिज्जा को जब काटा होगा तो पिज्जा जब आगे की तरफ फिर खींचते हो तो उसमें वो ऊपर जो क्रीमी सा लेयर रहता है वो आगे एक्सटेंड कर जाता है, खिंचता जाता है, जैसे लगता है कि कोई रबड़ी चीज, रबड़ जैसी कोई चीज रखी हुई है वो एक्सटेंड करे। तो पिज्जा वाले में एक और फिजिक्स ऐड होती है। ये तो प्रेशर वाला तो हो गया कि भैया आपने उसे काट लिया, ठीक ना। लेकिन उसके बाद उसमें एक और फिजिक्स ऐड होती है, कौन सी फिजिक्स, इलास्टिसिटी वाली। तो उसमें कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ऊपर जो क्रीमी सा जो लेयर रहता है उसमें क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो वहां पे भी फिजिक्स है। उसके बाद जब पेमेंट करने ले जाते हो यार, तो जब भारी भरकम बिल मिलता है तो उस टाइम भी फिजिक्स लगता है। वहां फिजिक्स कब लगता है, वहां पे फिजिक्स लगता है ना जब भारी मन से एकदम आदमी क्या करता है, पर्स निकालता है और पेमेंट करता है। तो वो भारी मन से पर्स निकालने में भी फिजिक्स है। वहां क्या फिजिक्स है, वहां पे फिजिक्स है कि उस पर्स को निकालने के लिए तुमने एक फोर्स लगाया ताकि पर्स बाहर आ सके, उसके बाद तुमने पेमेंट करा। अब उसके बाद देखो फिजिक्स देखो चल रहा है, हमेशा से ही फिजिक्स चल रही है, ठीक ना। तुम आए होगे उसमें भी फिजिक्स थी, बैठे होगे उसमें भी फिजिक्स थी। तो अब जब तुमने पेमेंट करा तो वहां पे भी एक फिजिक्स वाली घटना घटती है। जैसे कि कौन सी फिजिक्स, वहां पे जब पेमेंट करते हो तो जो कैशियर पे जो बैठा रहता है वो आपके नोट को ऐसा ऊपर हवा में करके चेक करता है, वहां पे भी फिजिक्स है। वहां पे वो हवा में ऊपर लाइट की तरफ करके चेक करता है कि अपने नोट असली दी है कि नकली दी है। तो वो वहां पे आपने देखा होगा कि जब नोट ऊपर कर रहे तो एकदम क्लियर लाइट नहीं दिखाई पड़ता, वहां पे ऑप्टिक्स वाली फिजिक्स शुरू हो गई। तो फिजिक्स हर जगह है यार। तो ऐसे अगर किताबी भाषा में चले तो ये 2-3 डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक साइंस का हिस्सा है जहाँ पे हम लोग नेचुरल फिनोमिनस के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये फिजिकल रियलिटी वाली जो बात थी, ये फिजिकल रियलिटी जैसे हमारी सराउंडिंग वाली चीजों को भी ये फिजिक्स एक्सप्लेन कर पाता है। कैसे एक्सप्लेन कर पाता है, अभी हमने कुछ एग्जांपल लेकर के समझ लिया। फिर अगर हम लोग और आगे बढ़ना चाहें इसमें, तो फिजिक्स एक ऐसी चीज है ना जो एकदम बचपन से आदमी जब पैदा होता है ना तब से ही आदमी फिजिक्स से जुड़ जाता है, ठीक ना। तो फिजिक्स को ऐसे डेफिनेशन के मामले में अगर तुम लोग डिफाइन करने लगो तो पूरा कई घंटे निकल जाएंगे फिजिक्स डिफाइन करते करते, ठीक ना। तो ये तो रहा फिजिक्स के बारे में। और अगर आगे हम लोग बात करें स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है भैया, मतलब हम लोग फिजिक्स को कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स कैसा कैसा सा फैला हुआ है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग फिजिक्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। किसमें, 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। हाँ, एक और जो था वो एक और जो डेफिनेशन मैंने बता रखी थी, थर्ड वाली, कौन सी वाली, थर्ड वाली डेफिनेशन क्या थी कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर साइंस का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे हम लोग बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ी तक चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार उसके पीछे वो कैसे से रिलेटेड है। देखो फिजिक्स में हम लोग आगे तुम लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में, क्या मिलेगा वहां पे मिलेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। फिर थोड़ा और बड़े, जैसे धीरे धीरे अगर बड़ी चीजों की तरफ अगर बढ़ने जाओ तो सबसे छोटा हम लोग जो अभी तक जानते हैं क्वार्क्स जानते हैं, ठीक ना। क्वार्क्स आगे की क्लासेस में सीखोगे, तब तक इलेक्ट्रॉन सीखो, ठीक ना। क्वार्क्स के बारे में जानेंगे, फिर उससे थोड़ा और बड़ी चीजों की तरफ बढ़ेंगे। फिर
अपने इस वर्ल्ड में आते हैं तो जैसे हम बड़ी चीजें क्या, जैसे कि हम हो गए, फिर एनिमल्स में आती हो गया, धीरे धीरे अगर हम लोग बड़ी चीजों की तरफ बढ़ने की बात करें, बिल्डिंग्स हो गई, कार हो गया, तो धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत बड़ा हम लोग किसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, यूनिवर्स के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखो ये कैसे कैसे रिलेटेड है, कैसे हम लोग एनालिसिस कितनी छोटी चीजों का एनालिसिस हम लोग करते हैं और कितनी बड़ी चीजों का एनालिसिस हम लोग फिजिक्स में कर सकते हैं। तीन चीजें अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो तीन चीजें आई होप सभी को पता होंगी, कौन कौन सी? मास, जिसको हम लोग केजी में नापते हैं एसआई यूनिट्स के बेसिस पे, आगे सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगी। मास, लेंथ को किस में मेजर करते हैं लोग एसआई यूनिट्स के बेसिस पे, मीटर में। मास, लेंथ, टाइम को किस में मेजर करते हैं भैया, सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो जो सबसे छोटा फैक्टर आपको जो मिलेगा मास का, वो क्या मिलेगा, जो सबसे छोटा फैक्टर आपको मास का मिलेगा वो मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटा मास हम लोग समझ सकते हैं, तो मतलब जानते हैं क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा मास कौन सा हम लोग जानते हैं, तो सबसे बड़ा मास हम लोग जानते हैं किसका, वो है मास ऑफ यूनिवर्स। और वो कितना है, जो मास ऑफ यूनिवर्स है आपका वो है 10 to the power 35 kg, 10 to the power 35 kg, ये भी kg में था, ठीक ना। तो ये क्या है, मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक ना। और अगर लेंथ की बात करें तो सबसे छोटी चीज हम लोग जो पता है वो क्वार्क्स हैं। क्या है, क्वार्क्स। क्वार्क्स को समझने के लिए तब तक ऊपर ऐसा जानो ना कि पार्टिकल्स होते हैं ये भी, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, ठीक ना। तो जो सबसे लेंथ के मामले में जो सबसे छोटी चीज हमें पता है वो कैसा है, वो है 10 to the power -18 के फैक्टर का। ये किसमें मेजर कर रहे हैं हम लोग, मीटर में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक ना। ये इसको कंफ्यूज मत होना, ये मीटर है, ठीक ना। तो ये क्या है, क्वार्क्स, ठीक। और जो सबसे बड़ा लेंथ हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, वो है रेडियस ऑफ द यूनिवर्स। जो सबसे बड़ी चीज हम लोग अब तक मतलब हम लोग को पता है, वो भी एस्टिमेटेड है, ठीक ना। वो क्या है, रेडियस ऑफ द यूनिवर्स, और वो कितना है, वो हम लोग का 10 to the power 26 मीटर्स। कितना है, 10 to the power 26 मीटर्स। और ये क्या है, रेडियस ऑफ आवर यूनिवर्स। अब आते हैं टाइम में, ठीक ना। देखो ये तीसरी वाली डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि फिजिक्स की जो तीसरी वाली डेफिनेशन बता रखी थी मैंने, हाँ आप इसके आगे ये लगा लेना, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं है ये। इसमें हम लोग जो अगर मास ऑफ द यूनिवर्स की बात करें तो इसमें अलग अलग चीजों का मास जुड़ा हुआ है, जैसे कि किसका किसका मास जुड़ा हुआ है, एक अंदाजा लगाया गया है, ठीक ना, कि यूनिवर्स में क्या है, तो इतनी इतनी गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में इतने इतने प्लैनेट्स हो सकते हैं, इतने स्टार होंगे। जैसे अपना गैलेक्सी का एनालिसिस करा, फिर ऐसे ही और एनालिसिस करा कि जो दूसरी वाली गैलेक्सी रही होगी उसमें ऐसा होगा, दूसरी वाली और जो गैलेक्सी रही होंगी ऐसा रहा होगा। तो सभी का एक डाटा कलेक्ट करा गया, ठीक ना। और डाटा कलेक्ट करके उसमें हम लोग सभी को क्या करा, सभी को कलेक्ट करा और सभी को एड अप करके ये एक्सपेक्टेड मास निकाला गया, ठीक ना, कि इतना हो सकता है। ये इसमें स्टार्स हैं, अदर प्लैनेट्स हैं, अदर गैलेक्सीज हैं, फिर हाँ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो बात की जाती है ना, उसमें भी इनको ऐड करा गया है, ठीक ना। तो उन सभी का मास मिला करके वो बनाया गया है। फिर टाइम भी क्या है भैया, टाइम में जो सबसे छोटा टाइम हम लोग नाप सकते हैं वो किसका नाप सकते हैं, वो नाप सकते हैं हम लोग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का। किसका, किसी भी न्यूक्लियर, मतलब वो कितनी तेजी से ऑकर कर रहा है। तो वो क्या मिला हम लोगों को, वो जो सबसे कम हम लोग नाप सकते हैं वो क्या नाप सकते हैं टाइम में, वो है हम लोगों का 10 to the power -23 सेकंड, सॉरी 10 to the power -23 सेकंड्स। ये कहाँ पे, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ना, या फिर जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस मिलेंगे आपको, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस या फिर न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा। और जो सबसे बड़ा हम लोग टाइम जान सकते हैं वो क्या भैया, वो है हमारा जो एज ऑफ आवर यूनिवर्स। क्या है, एज ऑफ आवर यूनिवर्स। तो हमारे जो यूनिवर्स की एज है वो भी कितनी है, ये सेकंड्स में है, याद रखिएगा। वो कितना है, वो है
10 टू दी पावर 70 सेकेंड्स। कितना है? 10 टू दी पावर 70 सेकेंड्स। तो ये तो रहा फिजिक्स के डेफिनेशंस। तो पहला वाला डेफिनेशन तो बहुत आसान था कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स साइंस का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हम लोग जिसमें हम लोग मास, टाइम, लेंथ, फोर्स, एनर्जी सबके बारे में डील करते हैं, ठीक ना। एक और डेफिनेशन है फिजिक्स की, वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द फ्यूचर, या फिर ऐसा सब बोल सकते हैं ना कि जैसे उसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक ना। देखो फिजिक्स जैसे मान लो फ्यूचर वाली जो बात है, फिजिक्स कैसे फ्यूचर को फिजिक्स हेल्प्स अस प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक ना। तो फिजिक्स कैसे हेल्प करेगा हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में। जैसे कि इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे माना कि घर से निकले हम लोग, ठीक ना, और घर से निकलने के बाद क्या हुआ, बाहर गए तो देखे कि दो गाड़ियां हैं और दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई, ठीक ना। दो गाड़ियां दोनों आपस में, मतलब दोनों आपस में टकराए और टकरा करके मेरी तरफ आ रहा है, मतलब, या फिर अगर तुम अपने घर से निकले तो देखा कि दो गाड़ियां सामने टकराई तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक ना। तो ये फिजिक्स ही है जो हमको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि अगर ये मेरी तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं अगर इतने छलांग मार लूं तो बच जाऊंगा, ठीक ना। तो ये भी यहाँ पे भी फिजिक्स का ही कमाल है, ठीक ना। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तुरंत हमारा दिमाग ये प्रेडिक्ट कर पाता है कि दोनों गाड़ियां टकराई और एक दिशा में आ रही हैं, तो इतने देरी में मेरे पास तक पहुंच जाएंगी, ये हमारा दिमाग प्रेडिक्ट कर देता है, ठीक। और अब इतना कदम कूदना है तो गाड़ी निकल जाएगी और हम भी बच जाएंगे। तो ये सारी चीजें फिजिक्स के हेल्प से हो पाती है। देखो फिजिक्स इसीलिए कहते हैं ना, फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो हम लोग जब आंखें खोलते हैं ना, या फिर आंखें खोलने से पहले से ही हमारे साथ जुड़ जाती है, ठीक ना। और ये तो फिजिक्स अगर ऐसे एक्सप्लेन करते रहे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा फिजिक्स, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स में, हम लोग बात कर रहे थे, तो हाँ देख लो। अब आते हैं किस पे, स्कोप ऑफ फिजिक्स पे। किस पे? स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, या फिर फिजिक्स की जो एरिया है वो कितनी फैली हुई है, ठीक ना। तो उसमें जो देखो बेसिकली फिजिक्स को दो हिस्सों में पढ़ा जा रहा है। किन किन हिस्सों में पढ़ा जा रहा है? वो सबसे पहला पढ़ा जा रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स, और जो दूसरा पढ़ा जा रहा है वो है मॉडर्न फिजिक्स, या फिर इसे में हम लोग क्वांटिफाई बुक में आपको क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, या फिर आपको क्या भी मिलेगा तो ऐसा सा मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये आपको बीएससी थर्ड ईयर में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, एकदम कंप्लीट है, ठीक है। बस हम लोग अपने 11th वाले पे आते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बात है, तो हमको जो यहाँ पे अपने क्लास में पढ़ना है, क्लास 11 और यानी एलिमेंट्री फिजिक्स में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं पूरा एकदम शुरुआत से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग मैकेनिक्स के बारे में, जैसे मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स भी किसमें आ जाता है? ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स की ही कहानी है, जहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपका मिलता है थर्मोडायनेमिक्स। क्या मिलेगा? थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जैसे हीट ट्रांसफर या फिर टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वहां पे, ठीक ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। और ये तो हम लोगों को इतनी ढेर सारी चीजें पढ़नी है क्लासिकल मैकेनिक्स में। एक बार लिख देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो क्लास 11th की जो मैकेनिक्स है वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये क्लास 11th की मैकेनिक्स बोलने का क्या मतलब हुआ? अभी बात ये है कि जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो क्लासिकल मैकेनिक्स इतना ही नहीं है कि बस प्रोजेक्टाइल मोशन तक पढ़ लिया और खत्म, ठीक ना। या फिर थोड़ा सा और पढ़ लिया। ये आगे चल के ना लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन एक चीज आता है, तो वहां पे हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक ना। तब हम लोग टोटल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से उसको पढ़ते हैं, ठीक ना। तो क्लास 11th की फिजिक्स तब तक चूंकि जितना हम लोग को पढ़ना है उतने की बात करते हैं, ठीक है। क्या भैया? मैकेनिक्स। उसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग इसमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑप्टिक्स, मतलब एलिमेंट्री फिजिक्स में आप लोग को क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ाया जाएगा, और क्लास 12 में आपको मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स,
और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो ये सारी चीजें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का क्या है, मॉडर्न फिजिक्स में एक तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते होगा, अगर ऐसा सा लिखूं तो एक साइड डाल दो क्वांटम और दूसरी साइड डाल दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये रिलेटिविटी वाला भी आगे चल के दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक ना, एक स्पेशल और एक जनरल, स्पेशल और एक जनरल। हाँ, बीएससी वालों के लिए न्यूज़ वो ये था कि हम लोग नेक्स्ट वीक से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू कर रहे हैं, ठीक ना, जुलाई के सेकंड वीक तक का वेट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो सेकंड इसी मंथ में आपको कुछ दिनों बाद या फिर नेक्स्ट वीक में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई जाएगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कवर होगा आपका, ठीक ना। चलो, तो ये तो हो गया भैया कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। ये फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक ना। उसके बाद अभी तो इसमें एस्ट्रोनॉमी और कई ढेर सारी चीजों की बात हो ही नहीं रही है, ठीक ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, दो चीजें जानो, क्लास 11 तक का ये बहुत सफिशिएंट है। इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने का कोई वो नहीं है, बस इतना जान लो कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का स्कोप क्या है। हाँ, उसके बाद आता है एक जो यहाँ वाला जो चीज लिखा हुआ है, द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। आपकी किताबों में एक टर्म दिया होगा, क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स या फिर द क्वेस्ट इन फिजिक्स, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो क्वेस्ट का जो मतलब है ना, उसका होता है कि फिजिक्स में इस टाइम किस चीज पे ज्यादा एफर्ट दिया जा रहा है, ठीक ना। तो अब इसको बताते हैं क्या क्या है, तब तक हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। हाँ, ये जो फिजिकल नेचर ऑफ फिजिकल लॉज पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, बताने के पीछे रीजन क्या है कि जो फिजिक्स में जो जितने लॉज हैं आपके पास, फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ना वो एकदम फिक्स नहीं है, वो बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जितने आपको लॉज मिलेंगे ना, वो सारे के सारे एकदम एब्सोल्यूट मिलेंगे, ठीक ना। उनको बदल पाना मुश्किल चीज है। बट फिजिक्स में क्या है ना कि जो फिजिकल लॉज हैं वो बदल सकते हैं, टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं, ठीक ना। देखो होता क्या है, कहानी कुछ ऐसी सी है। तो रीजन क्या है उसके पीछे, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, या फिर ऐसा सा बोले कि मैकेनिक, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जितनी चीजें है ना, आपको ये देखोगे कि सारी की सारी चीजें न्यूटन के लॉज से ही ना सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाती है। न्यूटन का लॉ जिन्होंने पढ़ लिया तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्सिमम चीजें उसी से कवर अप कर देंगे। बट जो वैलिडिटी की बात है, इनका यहाँ पे एक चीज लिख रखी है मैंने, वैलिडिटी रेंज। वैलिडिटी रेंज लिखने के पीछे कारण ये है कि ये हर बारी वैलिड नहीं है। जो न्यूटन के जो लॉज है वो हर बारी वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? तो न्यूटन के लॉज के पीछे को ना यार दो चीजें रोक देती हैं। कौन कौन सी दो चीजें? पहला है स्पीड और दूसरा है साइज। कौन कौन सी दो चीजें? स्पीड और साइज क्या करती हैं? न्यूटन के जो लॉज हैं, सर न्यूटन के जो लॉज हैं उन पे ब्रेक लगाती है, ठीक ना। तो कैसे ब्रेक लगाती है? बात ये है कि जो न्यूटन के लॉज है ना, ये हमारा बड़ी मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है यार, ठीक ना। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब बड़ी बड़ी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है ये। जैसे न्यूटन का लॉ लगाया तो हम लोग अपने मोशन के बारे में या फिर जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, या फिर कोई चीज रुकी हुई तो रुकी रहेगी जब तक तब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये सारी चीजें मतलब बड़ी चीजों पे तो वर्क कर जाता है। लेकिन न्यूटन के लॉज दो जगह फेल होते हैं। कहाँ फेल होते हैं? तो अभी मैंने बताया, इनको ब्रेक लगाने वाला काम दो चीजें करती है। पहला स्पीड या फिर वेलोसिटी, बाद में इसमें अंतर करना, ठीक। और कौन सा बोला मैंने? स्पीड हो गया और एक साइज हो गया। बात ये है कि जब हम लोग एकदम छोटे लेवल पे चलते जाते हैं, अगर सूक्ष्म चीजों की तरफ बढ़े, किधर की तरफ बढ़े? सूक्ष्म चीजों की तरफ बढ़े, तो या फिर ऐसा बोलो एकदम टाइनी मीनी की तरफ बढ़े, ठीक ना, टाइनी मिनी साइज की तरफ बढ़े अगर, तो न्यूटन भैया के लॉ जो है ना यार फेल होने लगते हैं, ठीक ना। ये एकदम छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। और कब फेल होगा? तब फेल होगा जब हम लोग किधर की तरफ टेंड करने लगे, मतलब जो वेलोसिटी या फिर जो भी स्पीड है वो किधर की तरफ टेंड करने लगे, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ टेंड करने लगे, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं भी पढ़ भी रखा हूँ। कब फेल होने लगता है? जब हम लोग किधर की तरफ टेंड करने लगे, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ टेंड करने लगे, यानी बहुत हायर वेलोसिटी पे अगर हम लोग जाने लगे
तो भी फिजिक्स ये न्यूटन भैया के लॉ जो है ना ये काम नहीं कर पाते हैं। और कब नहीं काम कर पाते हैं, साइज जब बहुत छोटा कर दिया जाए एकदम, इसलिए तो क्वांटम नाम दिया। क्वांटम का मतलब ही होता है, ठीक ना। तो जब एकदम छोटी चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो भी नहीं काम कर पाएगा। और जब वेलोसिटी बहुत हाई कर दी जाए, किसके कंपेरेबल कर दी जाए, तो किसके कंपेरेबल, लाइट के स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल कर दिया तो भी काम नहीं करता है, ठीक ना। तो इसीलिए दो अलग अलग ब्रांचेस बनी। तो यही कारण है ना कि जो फिजिक्स के लॉज है ना इनकी वैलिडिटी भी फिक्स है, मतलब फिक्स नहीं, मतलब इनके वैलिडिटी का भी एक रेंज डिसाइड कर दिया गया कि चलो यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, तो मतलब अगर इतने से इतने की वेलोसिटी में रहेंगे तो न्यूटन काम करेंगे, न्यूटन के लॉज काम करेंगे। और उसके आगे जाएंगे तो हम लोग को नई नई चीजें, मतलब इनको मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज लिख रखी है वो लिख रखा है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है, देखो, तो जो मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी किताबों में दिया होगा क्वेस्ट इन फिजिक्स, तो ये एक क्वेस्ट है। क्वेस्ट का मतलब ऐसा होता है ना कि क्या, मतलब फिजिक्स में इस टाइम किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा समझो किस पे ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है। तो जो ज्यादा एफर्ट लगाने वाला जो है वो पहला क्वेस्ट यही कि यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है। क्यों यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है, देखो बात ये है कि जैसा कि सभी ने पढ़ रखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स नाम की एक चैप्टर है जहाँ पे तुमने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, चॉर्स लॉ, हेनरी लॉ, ये सारे लॉ पढ़ रखे होंगे ना सभी, अपना इंडिविजुअल सभी ने लॉ देख लिया। तो बार बार अलग अलग लॉ लगाने से बढ़िया था कि उनको यूनिफाई करके नहीं, यूनिफाई करके कोई एक लॉ दे दिया जाए जो अकेले सभी को क्या करते हैं, सब जो आइडेंटिकल अलग अलग सबके लॉ हैं, सभी के लॉस को अकेला एक ही लॉ क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर दे। मतलब यूनिफिकेशन का मतलब यही होता है, ठीक ना। तो किया क्या गया, एक लॉ दिया गया आइडियल गैस इक्वेशन वाला है, जिनको कुछ लोगों को याद भी होगा, PV = nRT है। ये एक ऐसा है ना यार, ये अकेले ही ना जितने जो इंडिविजुअल लॉज थे ना यार, जैसे कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, हेनरी लॉ, इन सभी लॉज को ना ये अकेला फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है। जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे तो समझ जाओगे। उसके बाद यूनिफिकेशन का एक सबसे बेहतर जो आपको एग्जांपल मिलेगा वो मिलेगा मैक्सवेल्स इक्वेशंस में। किसमें मिलेगा, मैक्सवेल्स इक्वेशन में। मैक्सवेल्स इक्वेशन वैसे हमारे यहाँ क्लास 12 में तो बहुत कम दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। जब आप लोग हायर लेवल में पढ़ोगे तो मैक्सवेल के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। वो बस वहीं तक सीमित नहीं है, वो हर जगह है, ठीक ना। तो जो मैक्सवेल ने 4 लॉज दिए थे ना, सॉरी 4 इक्वेशंस दिए थे ना, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, तो उन्होंने करा क्या था, पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को या फिर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उन्होंने अपने 4 लॉज से एक्सप्लेन कर दिया था। उनका जो पहला लॉ था वो क्या बताता था, वो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता देता था, मतलब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अकेले एक्सप्लेन कर पाता था। वो था क्या ना, पिछले कुछ लॉज का ना मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी लॉ का मॉडिफाइड वर्जन हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्सवेल का पहला लॉ पढ़ते हैं, जो दूसरा सॉरी इक्वेशन, लॉ नहीं इक्वेशन, ठीक ना। जो एक इक्वेशन उठाया किससे, मैग्नेटिज्म से, तो वो किसको एक्सप्लेन कर देता था, तो उसको मॉडिफाई करा मैक्सवेल ने, तो वो पूरे मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर देता था। फिर तीसरा जो था वो उठाया किससे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, तो सॉरी हाँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, उसको भी मॉडिफाई करा तो वो अकेले पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करता था। और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद एक इक्वेशन उठाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक ना। तो उन्होंने क्या करा ना, सभी अलग अलग जितनी ढेर सारे जो अलग अलग ढेर सारे चैप्टर्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, उन सभी को एक्सप्लेन करने, बस 4 इक्वेशन थी, चारों इक्वेशन में वो निपटा लेता है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, ठीक ना। तो यूनिफिकेशन का मतलब यही होता है। फिलहाल जो आज का जो टाइम है, इस टाइम जो सबसे ज्यादा एफर्ट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है फंडामेंटल फोर्सेस की यूनिफिकेशन में। किस पे, फंडामेंटल फोर्सेस की यूनिफिकेशन पे। तो वो वाला आपको कल कुछ दिनों बाद जो नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड होगा उसमें बताया जाएगा, ठीक ना, कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं। हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि जो दूसरा प्रकार का जो इफेक्ट क्या कहते हैं, एफर्ट लगाया जा रहा है, वो क्या है, वो है भैया रिडक्शनिज्म का। किसका, रिडक्शनिज्म का। रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म का मतलब ऐसा सोचो ना कि जैसे जैसे हम लोग छोटी चीजों की तरफ बढ़ते जाते हैं, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज रिवील होने लगती हैं, ठीक ना। जैसे कि जो बालू होता है ना, बालू अगर उसको हम एकदम छोटा एकदम क्वांटम लेवल पे चले जाएं, तो वो बालू जो कि शुरुआत में नॉन कंडक्टर था वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है, ठीक ना। तो हम लोग ये बातें ना यार कि हाँ, फिर जैसे कि ये जो गोल्ड होता है, गोल्ड अभी जैसे मान लो तुम्हारे पास इतना बड़ा गोल्ड है, ठीक ना,
तो अब इतने बड़े गोल्ड को अगर रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर उसी गोल्ड को क्या करें एकदम छोटा 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 काटते काटते एकदम उसको भी क्वांटम लेवल पे जब लेते जाओगे तो पाओगे कि उसमें भी क्या है भैया, वो रूम टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसके बाद वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक ना। तो जैसे जैसे हम लोग ना छोटी चीजों की तरफ पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, नई नई प्रॉपर्टीज रिवील होती है, और वो क्या करता है उसके हम लोग बड़े वाले को क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो रिडक्शनिज्म क्या है भैया, रिडक्शनिज्म यही है, ठीक ना, कि किसी बड़ी बड़ी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए उसके अंदर की छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करा जाए। जैसे कि इसके लिए जो सबसे बेहतर एग्जांपल आपको मिलेगा ना, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ना बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जानने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, बहुत अच्छे से वो चीजें नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी, तो हम लोग उसके एकदम छोटी छोटी चीजों के बारे में जानने लगे। जैसे कि इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, हम लोग को उनके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ा था। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो पढ़ते हैं ना, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक। फिर बस वही नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं है, एक अलग ही पढ़ाया जाता है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ना थर्मोडायनेमिक्स के एकदम छोटे छोटे हिस्सों को ना बड़े अच्छे तरीके से बताया गया, कैसे थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ा गया एकदम छोटे छोटे हिस्सों में। तो रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म यही है कि मैक्रोस्कोपिक चीजों को समझने के लिए उनके अंदर की छोटी 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 चीजों को पहले एक्सप्लेन किया जाए, ऐसा सा समझो, ठीक ना। फिर जो लास्ट चीज है, फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। तो देखो फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स में आपको फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ, फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स का रिलेशन बायो के साथ, फिजिक्स का रिलेशन एस्ट्रोनॉमी के साथ, फिर ढेर सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। फिजिक्स हर जगह रिलेटेड है, ठीक ना। जो काम की चीज है हम लोगों का वो है फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ। किसके साथ, फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ। चलो भैया, तो कैसे रिलेटेड है ये जान लेते हैं हम लोग, उसमें कुछ लिखना नहीं है। देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में रिलेशन क्या है, देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे कैलकुलेशंस का बड़ा जरूरत पड़ता है। बिना कैलकुलेशंस के फिजिक्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। किताबों में कुछ ऐसा सा डिफाइन कराया जाता है ना कि फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है, जहाँ पे ना हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है चीजों को। तो अब मैथमेटिक्स क्या करता है भैया, मैथमेटिक्स हम लोग को ना अच्छे खासे ना ऑपरेटर्स प्रोवाइड करा देता है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि जो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये जो डिवाइड dt लिखते हैं, या फिर जो ये इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, कई बार इंटीग्रल का साइन आगे चल के ऐसा सा भी दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, और ये सारे के सारे मिलते कहाँ से हैं, ये सारे के सारे मिलते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक ना। तो जो फिजिक्स है वो मैथमेटिक्स से इन ऑपरेटर्स को ले लेता है और अपना काम चला लेता है। तो अगर ऊपर ऊपर जानना चाहो तो मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए फिजिक्स समझने के लिए, ठीक ना। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने लेवल तक की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो बस इतना ही जानो कि मैथमेटिक्स कैसे फिजिक्स से रिलेटेड है। तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड करा देता है, ठीक ना। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक ना। या फिर ऐसा बोलो टूल की अगर बात करें, जैसे होता है ना कि अगर फिजिक्स कोई मशीन है तो उस मशीन को चलाने के लिए टूल्स चाहिए, तो मैथमेटिक्स वो टूल प्रोवाइड करा देगा आपको, ठीक ना। मशीन चलाते रहो, अगर उस टूल के बारे में टूल नहीं रहेगा तो मशीन नहीं चल पाएगी। तो कुछ ऐसा सा है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन। तो मैथमेटिक्स क्या करेगा, मैथमेटिक्स आपको जो ऑपरेटर्स प्रोवाइड करा देगा, आप लोग इस ऑपरेटर्स का ऑपरेशन कराओगे फिजिक्स में, और फिजिक्स की सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे ऐसे सीख सकेंगे मैथमेटिक्स की हेल्प से। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में फिजिक्स का क्या रिलेशन है, तो केमिस्ट्री में फिजिक्स का बहुत ज्यादा रिलेशन है, ठीक ना। जैसे हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसकी बहुत ढेर सारी चीजें ना, जब आप लोग हायर क्लासेस में आओगे, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ढेर सारी चीजें आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। वही सारी सेम चीजें उठा करके किसमें पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में थोड़ा और ज्यादा पढ़ोगे, ठीक। फिर जैसे एक्सरे के बारे में जो पढ़ा जाता है, तो एक्सरे, डायफ्रैक्शन और ये ढेर सारी चीजें पहले किसमें पढ़ोगे, पहले केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स भी रिलेटेड है, ठीक ना। और एस्ट्रोनॉमी का क्या बताना, सभी के अंदर ये पता होगा कि अभी तो कुछ ही दिन पहले चंद्रयान की कहानी थी, तो उसमें बताया जाता है फिजिक्स मन लगा करके जो लोग पढ़े थे, फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं वो लोग ज्यादा ध्यान से देखते हैं ये सारी चीजें, ठीक ना। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताना, इसमें बस एक चीज और रह जाती है, कौन सी, वो रह जाता है आपका फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस आपको सेकंड लेक्चर में मिलेंगे, और इस चैप्टर में वैसे न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे जब अपना यूनिट डायमेंशन, तो उसमें हम लोग अपना न्यूमेरिकल और सारी चीजें सॉल्व करेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।